नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पूज्य माता स्वर्गीय कुसुम सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। 15 फरवरी को उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री बोदरे स्थित मुख्य न्यायाधीश निवास पहुंचे और छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस सहित न्यायपालिका और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भिलाई के नेहरू नगर स्थित दशहरा मैदान के लगातार व्यावसायिक उपयोग से स्थलीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सार्वजनिक खेल मैदान में विवाह समारोह और निजी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि मैदान क्षतिग्रस्त और गंदगी से भर गया है। पंडाल लगाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं और इसके साथ ही कार्यक्रमों के बाद कचरा छोड़ दिया जाता है। डीजे और लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे कि छात्रों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। बाहरी असामाजिक तत्वों के जमावड़े और अव्यवस्थित पार्किंग से सुरक्षा व यातायात की समस्या भी बढ़ी है। लोगों ने प्रशासन से निजी आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की है। नगर निगम एमआईसी के द्वारा जो भी नगर निगम क्षेत्र में मैदाने हैं या खुला क्षेत्र है, उसमें 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दर तय हुई है। सामियाना का 500 रुपया और जो भी शुल्क लिया जा रहा है विधिवत नियमानुसार लिया जा रहा है, निगम के खाते में जमा है। अब जब भी चाहें तो उसका ऑफिशियल जो परमिशन है आप देख सकते हैं। जी, उनका कहना है कि जो वहाँ पे जो डीजे बजता है, जो शादी समारोह होता है, जिससे कचरा होता है, वहाँ पर के जो बुजुर्ग लोग हैं, डीजे इतने जोर से बजता है कि उसकी ध्वनि से उनकी खिड़कियां तक हिलने लग जाती है, कांच भी तक टूट जाते हैं। इसके बारे में क्या? देखिए, जो भी परमिशन होता है उसमें बकायदा गाइडलाइन रहता है ध्वनि प्रदूषण का। नेहरू नगर के वासी हैं, ईस्ट के। पूरे नेहरू नगर में इकलौता ग्राउंड है, तो आजकल वहाँ पूरा दारू का अड्डा बन गया है। महिलाएं मंदिर आने जाने में डरने लगी है, तो उसी के लिए हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। एसपी साहब को भी दिए हैं। रात पूरा अंधेरा रहता है, कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। निगम में हम लोग 2-3 बार जाके बोल चुके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इकलौता बच्चों के खेलने की जगह, वो भी पूरा शादी पार्टी, रात को बर्थडे पार्टी, उसके जगह बन गए है। हम लोग नेहरू नगर कालीबाड़ी मैदान में बहुत मारपीट दांगा होता है। रोज डीजे उजे बजाते हैं, वहाँ पे शादी विवाह होता है। हम लोग बात सुनते नहीं। हम लोग बहुत बार पार्षद के पास गया, पार्षद भी कोई नहीं लिया। फिर कलेक्टर के पास आई हूँ, आके उन लोगों के पास कंप्लेन करूँ। ये जो जगह शादी के लिए जो दी जा रही है, कितने सालों से दी जा रही है? अभी 6-7 साल से हो रहा है प्रोग्राम। तो भवन उन लोग बनाया, भवन उन लोग ले रहा है, ग्राउंड दिखा के उन लोग शादी पार्टी दे रहा है। और दुर्ग जिले में एक के बाद एक 2 घटनाओं ने माहौल गर्मा दिया है। आपको बता दें कि एक और भिलाई कैंप 2 में कारोबारी विवाद को लेकर मुस्लिम कारोबारियों से दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोधा मेले में हिंदू मुस्लिम विवाद में भी तूल पकड़ा है। तो वहीं इन दोनों ही मामलों में संगठनों ने विरोध जताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि दोनों घटनाओं के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिस पर पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या फिर शांति भंग करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग दुर्ग में ये मांग को लेके आए हैं, जो मांग हमको करनी ही नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं कि सर शांति व्यवस्था बनाया जाए। धर्म के नाम पे किसी को उपद्रव करने की छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मांग होनी नहीं चाहिए। ये तो ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पे कोई उन्माद फैलाए तो उसके ऊपर दंगा अधिनियम जो है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। तो इस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। एक जो यहाँ का भाईचारा उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और खत्म कौन कर रहा है? मैं समझता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले तो नहीं हो सकते। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कोई भारी संख्या में है। आज जो है मस्जिद के ओहदेदार, जो हमारे सदर है और कुछ हमारे नौजवान वो आए हमारे साथी, और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है रैली में निकालना, आक्रोश करना, ये ऐसा कुछ दंगा फसाद करना।
हम शांतिपूर्वक आए हैं एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन देने। हमारी सिर्फ यही मांग है कि बार बार जो मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, जो बेचने व्यापारी जाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको आखिर क्यों किया जा रहा है। इसीलिए आज हमारे मुस्लिम समाज के तमाम सदर, मस्जिद के और हमारे नौजवान आए हैं और हम इनको एफआईआर करने आए हैं। मैं जो हूँ देव बलौदा मेला में गई हुई थी अपना दुकान लगाने के लिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो दोनों जो भी बजरंग दल के हैं, हमें तो बाद में पता चला, वो आ करके मतलब आगे जो अजीत खिला है वहाँ कार्रवाई करने लोग आए थे। तो उस कार्रवाई के चक्कर में वो हम लोग के भी दुकान में आए, तो इनसे नाम पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, इनको मुसलमान होने पे गाली दिया गया है ना, और मेरे पास आ गया। वो मुझे इसलिए ज्यादा पकड़े हैं कि मैं भगवान का फोटो बेच रही थी, तो भगवान का फोटो मैं बेच रही हूँ तो बेइज्जती तो कर नहीं रही थी उनका। तो उन लोगों ने ये कहा कि तेरी गलती ये है कि तू मुसलमान है। 2 दिन पूर्व देव बलौदा महाशिवरात्रि मेला के दिन वहाँ पे जो घटना हुई थी, उस घटना के संदर्भ में जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के संबंध में बिलायतुल मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन एडीएम साहब को सौंपा गया है। उक्त ज्ञापन में जो भी तथ्य उनके द्वारा बताया गया है और जो भी तथ्य, जो भी चीजें वहाँ पे घटना के संदर्भ में पाई जा रही हैं या पाई गई हैं, उसके संदर्भ में बिलायती थाने में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित चेरपाल क्षेत्र के रेगड़गट्टा गांव में प्राइमरी स्कूल की बदहाली सामने आई है। भवन, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के घरों में कक्षाएं लग रही हैं। जी सर, रेगड़गट्टा प्राथमिक शाला जो है इसी सत्र में जुलाई में रीओपन हुआ है। प्रारंभिक तौर पर वहाँ के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भवन जो है निजी भवन पर संचालित किया जा रहा है और तत्काल उसके लिए नया भवन जिला प्रशासन की ओर से डीएमएफ के माध्यम से सैंक्शन हो गया है और जनपद पंचायत उनके एजेंसी है और अतिशीघ्र कार्य जो है स्कूल भवन निर्माण का प्रारंभ हो जाएंगे और इस सत्र कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला के चेरपाल क्षेत्र स्थित रेगड़गट्टा गांव में प्राथमिक स्कूल की हालत चिंताजनक है। नियाद नील नार योजना के तहत संचालित यह स्कूल अब तक पक्के भवन से वंचित है। पानी, शौचालय और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल चारों ओर खेतों से घिरा है, जिससे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अस्थायी भवन में पढ़ाई होने के कारण कई बार ग्रामीणों के घरों में कक्षाएं लगानी पड़ती है। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण विकास कार्यों में भी चुनौतियां रही हैं। शिक्षा अधिकारी ने नए भवन की स्वीकृति की पुष्टि की है और जिला पंचायत सीईओ से जल्द निर्माण शुरू कराने का अनुरोध किया है। गांव में बिजली पहुंचाना सकारात्मक संकेत है। ग्रामीणों को पक्के स्कूल भवन का इंतजार है। मैं इस वक्त बीजापुर जिला का गंगलूर एरिया का चेरपाल के अंतर्गत आने वाला ये रेगड़गट्टा पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जो नियाद नील नार के तहत जो बंदी स्कूलों को खोला गया, उसके बाद उन स्कूलों को किस प्रकार संचालित किया जा रहा है, इन्हें देखने के लिए हमारी मीडिया की टीम रेगड़गट्टा में पहुंची है। अब जो शिक्षा विभाग की वो तस्वीर आज मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो प्रशासनिक, जो शिक्षा विभाग का जो रिपोर्ट है, अधिक बड़े अधिकारियों को किस प्रकार का रिपोर्ट दिखाते होंगे जो शिक्षा अधिकारी, लेकिन जो जमीन स्तर में शिक्षा किस प्रकार बच्चों को शिक्षा मिल रही है आप मेरे पीछे देख पाएंगे। ये जो घर में संचालित है, इस हालात में बच्चे बैठे हुए हैं, ना इनके लिए ना किसी प्रकार का पढ़ने के लिए और शिक्षक के माध्यम से पढ़ाने के लिए ना ठीक का बोर्ड है। ये पर्सनल अपने घर में बच्चों को सिखाने का ये जो बोर्ड होता है, इतने सारे बच्चों को सिखाने के लिए छोटा ब्लैक बोर्ड लाके शिक्षकों को थमा दिया गया और शिक्षक अब देखिए दरवाजे में पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड ना होने के कारण इतनी घटिया स्थिति में ये जो शिक्षा का जो व्यवस्था है, ये ऐसा जगह संचालित हो रहा है जहाँ पे
आस पास कोई घर नहीं, बीच जो चारों तरफ खेत पड़े हैं, खेतों के बीच में ये जो स्कूल संचालित कर दिया गया और यहाँ पे वो भी दूसरे के घर में। उसके बाद भी शिक्षा विभाग का एक बड़ा बिल्डिंग आश्रम के बाजू में है, उसके बाद भी वहाँ साफ करके इन बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट करके पढ़ाने का छोड़कर इस हालात में ना इस जगह में पानी की व्यवस्था है, ना आने जाने की रास्ते की व्यवस्था, ना सड़क है। ऐसा जगह में संचालित कर इन्हें पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, इनसे जाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार। सबसे पहले तो मेरा नाम संदीप आपका, मैं चेरपाल का निवासी हूँ, मतलब वहाँ से पढ़ाने आता हूँ सर। ये बच्चों को आप कितने बजे आते हैं, पढ़ाते हैं कैसे? यहाँ पे रास्ता नहीं है, पानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं 9:45 पहुँचता हूँ सर। तो बहुत सारा समस्या है, जैसे यहाँ पे पानी की सुविधा, जैसे यहाँ पे बच्चों को जैसे बहुत सारा समस्या आता है, तो नदी नालों को पार करके आते हैं। अभी भी फिर भी ये रोड नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं पहुँच पाता है। तो बच्चों को दिक्कत, हमें भी बहुत ज़्यादा दुख आता है। और क्या बोलने से पगडंडियों का रास्ता होके हमको गुजर के यहाँ आना पड़ता है और बच्चों को शिक्षा देते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात तो ये है पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं। बच्चे कहाँ से फिर पानी ला के पिलाते बच्चों को? पानी तो कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पर है बोर से। वहाँ पे एक जो गांव का निवासी है वहाँ पे बोर करा है, वहाँ से हम लोग लेके आके। कितने किलोमीटर हो गए? 1 किलोमीटर के होता है। 1 किलोमीटर दूरी से पानी लाकर बच्चों को पिलाया जाता है। अब मेरे पीछे देख पर ये जो किचन है मध्याह्न भोजन बनाने का, हालांकि वो जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले कर्मचारी अभी हड़ताल में बैठे हैं, जिसके कारण आज हड़ताल जाने के कारण इनकी बच्चों की मध्याह्न भोजन भी नहीं बनी है। क्या नाम है? राकेश कोरसा है। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ा? तो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हूँ, पहली दूसरी वाले बच्चे लोगों का जो भी अनार ABCD गिनती 1 2 पढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो आप कहाँ के हो? यही प्रॉपर रेगड़गट्टा का निवासी। तो सुबह कितने बजे पहुँचे? 9:45 के आसपास पहुँच जाते हैं। और अभी तो सफाई कर्मचारी भी नहीं है, तो आके सफाई उफाई करके हम ही लोग उनको व्यवस्था कर देते हैं, झाड़ू उड़ लगाते हैं। ये तो बच्चे लोग नहीं। अच्छा, झाड़ू उड़ सफाई के लिए भी कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है इसमें। सफाई कर्मचारी भी नहीं है। इस हालात में इस जगह में संचालित कर दिया गया। और यहाँ पे अधिकारी आते हैं कि नहीं? तो आते हैं। कब आते हैं? महीना में एक बार आ जाते हैं। CSC का क्या नाम है? राजेश सिंह। यहाँ पे आप लोग ठीक से पढ़ाने के लिए बोर्ड नहीं है, आप लोग पढ़ाते कैसे? नहीं, बहुत हम लोग कोशिश करके देखे कि हम लोग मांग करके देखे बोर्ड चाहिए, बोर्ड क्या बोलते हैं, कुर्सी टेबल चाहिए बोल के, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं कर पाए। यहाँ पे जो आपको खड़ा होकर लिखने के लायक स्थिति नहीं, क्या घुटने में टेक के लिखते हो? नहीं, अब कैसा करते हैं, थोड़ा बहुत जैसा अपने कंफर्टेबल होता है वैसा हम लोग लिख लेते हैं। आप जब बोर्ड देख रहे थे विजुअल में, वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतने ऊंचे हाइट में है और लिखना तो खड़ा होकर लिखने का रहता है। लगता है क्या घुटने में लिखेंगे क्या? इस हालात में शिक्षा विभाग अगर शिक्षा का व्यवस्था करेगी तो फिर वहाँ की शिक्षा का असर क्या होगा? रेगड़गट्टा में शिक्षा की जमीनी हकीकत चिंताजनक है। योजना और स्वीकृति के बावजूद बच्चों को अब भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। प्रशासनिक दावों के बीच ग्रामीण जल्द स्कूल भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना एक ऐसी योजना जिसे ग्रामीण अंचलों में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था। आज ये योजना हजारों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्रामीण अंचलों में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना आज हजारों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। 24 मार्च 1995 से शुरू हुई यह योजना अब ग्रामीण नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। जिला गोरिला पेंड्रा मालवाही के पेंड्रा रोड उप डाकघर में पदस्थ उप डाकपाल ND लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि डाक जीवन बीमा की शुरुआत प्रारंभ में डाक कर्मचारियों के कल्याण के लिए की गई थी।
बाद में इसका विस्तार करते हुए इसे केंद्र और राज्य शासन के कर्मचारियों तक पहुंचाया गया। वर्तमान में यह योजना स्नातक स्तर पर तक के पात्र नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। मैं उप डाकपाल पेंड्रा रोड एन दिलाल हूँ और डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के संदर्भ में उप डाकपाल पेंड्रा रोड में विशेष अभियान भी चलाया गया और इस वित्त वर्ष में मेरे द्वारा ही 2 करोड़ 30 लाख से अधिक का व्यवसाय कर दिया गया है। डाक जीवन बीमा के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डाक जीवन बीमा 1 फरवरी 1884 में डाकघर के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। धीरे धीरे इसका विस्तार किया गया है और ग्रामीण डाक जीवन बीमा 24 मार्च 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका भी ग्रामीण अंचल में जो निवास करते हैं उनके लिए ये योजना विशेष रूप से शासन के द्वारा लाई गई थी और डाक जीवन बीमा मुख्यतः शुरू में डाक कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए था। इसका विस्तार करते हुए केंद्रीय और राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए यह योजना थी और अभी वर्तमान में स्नातक, अगर कोई स्नातक भी हैं और खुद का व्यवसाय अपना कर रहे हैं, वो भी ये डाक जीवन बीमा को ले सकते हैं और इसमें बहुत ही कम किस्त में, बहुत कम प्रीमियम में एक अच्छा सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। इसमें कई तरह के हमारे पास प्लान है जिसमें मुख्यतः इंडोमेंट इंश्योरेंस है जो बहुत ज्यादा प्रचलित भी है और इंडोमेंट इंश्योरेंस में बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलता है। मनी बैक है और युगल सुरक्षा एक बहुत अच्छा विकल्प जो मैरिड कपल है उनके लिए है, जो हस्बैंड वाइफ पर दोनों का रिस्क कवर एक साथ इसमें ऐड होता है और कम प्रीमियम में बहुत अच्छा कुछ इसमें अपना निवेश करके एक अच्छा एसेट भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक होल लाइफ भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी योजना है हम लोग के पास में। होल लाइफ में अच्छा रिस्क कवर भी होता है और इसका बोनस बहुत अच्छा है और इसके अलावा चिल्ड्रन प्लान भी हम लोग के पास में है। इसी तरह से ग्रामीण अंचल के लिए भी हमारे पास में एंडोमेंट है, मनी बैक है और भी तरह के बहुत से प्लान है और ये इसका प्रचलन भी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर अच्छा हम लोग को रिटर्न्स भी लोगों को दे पा रहे हैं और इसमें डिजीज क्लेम भी होते हैं, मृतक दावा होते हैं, उसका बहुत ही जल्दी निपटान भी हो रहा है। यहाँ आसपास के लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है और हम चाहते हैं कि इसका और भी लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लाभ उठाएं। हम लोग के कर्मचारी सारे लोग सभी के पास में जा करके डोर टू डोर इसका कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कम किस्तों में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है और इसमें विभिन्न प्रकार के बीमा प्लान उपलब्ध है जिससे लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। वहीं योजना के हितग्राही सुनैना मार्को ने बताया कि वे स्वयं ग्रामीण डाक जीवन बीमा का लाभ ले रही हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की भी अपील की है। मेरा नाम सुनैना मार्को है और ये जो डाक द्वारा पोस्ट ऑफिस का जो जीवन बीमा योजना है इसमें सभी को शामिल होना है और इसका लाभ उठाना है। जैसे कि मेरा किस्त है 7,800 है, तो इसमें जैसे मृत्यु हो जाए या फिर और कुछ तो इसमें लाभदायक मिलता है। मैं तो इसका लाभ उठा रही हूँ, तो आप सबो मन जाके लाभ का उठाओ। मैं भावेंद्र बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत गोरखपुर, शाखा डाकघर गोरखपुर का बीपीएम हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि डाक जीवन बीमा योजना के बारे में एक रूरल आरपीएलआई, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और एक पीएलआई होता है। तो सरकार ने बहुत ही अच्छी योजनाएं निकाली हैं जिसके तहत रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण एरिया, शहरी क्षेत्र सभी लोग अपना आरपीएलआई और पीएलआई करवा सकते हैं। इसमें अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं इसका। जैसे कि मैं अपना बीमा पीएलआई में 1,010 रुपए का 1,975 रुपए का कराया हूँ, एक 7 लाख का, एक 3 लाख का। वो पूर्ण मैच्योरिटी के टाइम मेरे को 3 लाख का 6 लाख रुपए कंप्लीट पूर्ण मैच्योरिटी मिलेगा और 7 लाख का 14 लाख रुपए पूर्ण मैच्योरिटी में मिलेगा। जैसे डिसीज क्लेम ये भी है कि बाय द वे हम 6 महीना या 7 महीना कभी भी या साल में कभी भी आपातकालीन डेथ हो जाता है तो इस रिस्क कवर भी है इसका कि गवर्नमेंट ये पैसा हमको अपने परिवार वाले को, नॉमिनेशन को ये पैसा
दे सकती है। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और डाकघर एक विश्वास पात्र वो जगह भी है। जैसे कि कई प्रकार के LIC स्कीम ये वो सब आते हैं, उससे ब्याज दर डाकघर में बहुत ही अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और भरोसेमंद बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास कार्यालय में डिजिटल किसान किताब का शुभारंभ किया। यह डिजिटल व्यवस्था पारंपरिक किसान किताब की जगह लेगी और अब किसान अपनी भूमि संबंधी जानकारी कभी भी कहीं से भी ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम ने कहा कि डिजिटल किसान भूया पोर्टल पर B1 और B2 रिपोर्ट के साथ उपलब्ध रहेंगी और इसमें जानकारी स्वतः अपडेट होगी और पटवारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति भी मिलेगी, जिससे कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बड़ा सुधार इन 2 साल में हुआ है और आज ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारी जो किसान किताब की जो पुस्तिका है उसको डिजिटल कर रहे हैं। पहले मैनुअल के लिए लोग भटकते थे, किसान परेशान होते थे, उसमें समय, शक्ति, ऊर्जा सब लगता था। आज इसको डिजिटल किसान किताब की आज शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें किसान को भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें डिजिटल किसान किताब अब भूया पोर्टल जो हमारा है उसमें B1 और P2 रिपोर्ट के साथ उपलब्ध रहेगी और किसान जब चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार समय के हिसाब से आसानी से अपनी जमीन की सारी चीजें देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डिजिटल किसान किताब जो है इसमें भूया पोर्टल से ये अपडेट हमेशा होते रहेंगे। इनसे किसानों को जो संशोधित जानकारी है खरीदी बिक्री का सारा अपडेट उनको मिलता रहेगा। ये किसान किताब पुस्तिका जो है पटवारी का डिजिटल हस्ताक्षरित होगी और किसानों को प्रमाणित प्रति प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। तो अभी 2 साल में जितने सुधार किए हैं, बड़े सुधार किए हैं और सुधार करने के पीछे केवल एक है कि भू मालिक जो है, किसान है, उनको सुविधा मिले, समय, शक्ति, ऊर्जा का बचत हो। और ऑटो डायवर्सन अभी कुछ दिन पहले किए हैं और इससे पहले रजिस्ट्री के साथ नामांतरण हुआ है। भूया पोर्टल है और 5 डिसमिल से कम खरीदी बिक्री को बंद किए हैं अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए और भू माफिया को रोकने के लिए, किसानों को जमीन का वाजिब दाम मिले, इसके लिए बड़ी जो परियोजनाएं जिसमें जमीन अग्रहित की अधिग्रहण की जाती है उसमें बिचौलियों को रोकने के लिए केवल किसी प्रोजेक्ट की जानकारी का आशय मिलते ही वहां पे खरीदी बिक्री पे रोक लगाई जाती है, रोक लग जाती है, सीमांकन बटांकन। तो इस तरह से एक पारदर्शिता लाने के लिए और किसानों की जमीन को संरक्षित करने के लिए, उसको सही मुआवजा देने के लिए सरकार ने बहुत से सुधार किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनका समय समय पे मार्गदर्शन मिलता है और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम इस राजस्व विभाग में बहुत से सुधार किए हैं। और एक चीज बताने में और प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यहाँ राजस्व विभाग के हमारे राज्य के काम को लेकर के केंद्र सरकार ने एक अच्छे बेहतर काम करने के लिए हमको और अधिक काम करना है। इसके लिए सुविधाओं के लिए कई क्षेत्रों में हमको करीब 500 करोड़ से अधिक की राशि हमारे विभाग को देने की अनुशंसा की है। नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसमें फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। इनका जो प्रमाणित हस्ताक्षर है वो अपने पटवारी के पास और एक सेंट्रल में रहता है।
बीच में छेड़छाड़ की, कोई छेड़छाड़ होगा तो पकड़ में आ जाएगा। कोई ओटीपी वगैरह जाएगा क्या सर उनके पास? नहीं, वो तो जहां हम B1 और B2 तो आसानी से डाउनलोड हो जाता है, किसी का भी अगर जानकारी हो तो। जब जमीन की रजिस्ट्री की बात आती है तो वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम से उनका चेक होता है, फिर ओटीपी आता है, ओटीपी से मोबाइल का मिलान करते हैं, उसके बाद होता है। तो जो पुराना जो किसान कार्ड है वो सब डिजिटल के तौर पे जाएगा? हाँ, सब अभी जो नया रजिस्ट्री होगा जिसका प्रमाणीकरण होगा वो डिजिटल के तौर पे जाएगा? अब नए ऋण पुस्तिका की जरूरत नहीं है, किसान पुस्तिका की जरूरत नहीं है। अब सारा चीज जो है डिजिटल हो जाएगी, आदमी तुरंत निकाल लेंगे, संशोधन मिल जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।